हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, राइट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। तो हमने देखा था कि एयर, वाटर, सॉइल, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। बी इट वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। या राइट। वायरस इन सबसे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ना वो लिविंग की कैटेगरी में है, ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। वो बेसिकली बॉर्डर लाइन है। उसको होस्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो डेड है, राइट? यही तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, कोविड वायरस जो कोरोना वायरस था, वही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का। तो करेक्ट, इससे तो लॉकडाउन हुआ था एंड देन वी फाइनली फॉट अगेंस्ट इट। अब आज हम बिल्कुल सेफ है। मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं कहूंगी कि हम बिल्कुल बच गए, वो वायरस अभी भी है। इट्स जस्ट कि क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो वो उसके नंबर कम हो चुके हैं, वो डिसीज, वो कोविड का जो केसेस है वो कम हो चुके हैं, क्योंकि अब तो वैक्सीन बन चुकी है। एंड दूसरा, पीपल आर अवेयर अबाउट मास्क पहनना, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना, सैनिटाइजर यूज करना। So we have finally overcome that thing, right? ओके, सो अब हम इस वीडियो में कुछ और बेनिफिट्स पढ़ने वाले हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है। जैसे कि वैक्सीन। इन योर चाइल्डहुड यू वुड हैव बीन गिवन इंजेक्शंस और ड्रॉप्स to protect your body from several diseases. Your parents would tell you that you were protected against diseases given specific vaccines such as polio, BCG, DPT, etc. आपने अभी भी एड्स देखे होंगे। अब जैसे आपको लगा था पोलियो ड्रॉप, हम बोलते हैं पोलियो ड्रॉप, या वैक्सीन लगी है एक यहाँ पे, हाथ में इंजेक्शन लगते थे पहले, एक मार्क बन जाता था। हो सकता है आपकी बॉडी में वो हाथ में मार्क ना हो, आपकी पेरेंट्स की बॉडी के बॉडी में जरूर मार्क होगा, वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, आप उनसे पूछिएगा। तो नाउअडेज ये बहुत कॉमन हो चुका है कि अब टीवी में भी ऐड आने लगे हैं। तो आपने टीवी में भी सुना होगा, दो बूंद जिंदगी के पोलियो ड्रॉप्स, अमिताभ बच्चन जी एक्ट करते थे। अभी वो एडवर्टीजमेंट थोड़ी सी कम हो गई है, बट बीच में थी। इफ यू यूट्यूब अबाउट इट, नो, सो यू विल गेट टू नो पोलियो ड्रॉप्स के एड। फाइन। तो ये सारी वैक्सीन हमें बचपन में ही लग जाती है, क्योंकि हम बहुत प्रोन होते हैं इन सब डिसीजेस के। हमारी बॉडी बहुत वीक होती है। मैंने चाइल्ड इज बोर्न, तो वो बहुत वीक होते हैं, कितना नाजुक होता है। ऐसे उसको प्यार से पकड़ो, है इधर से ना लग जाए, उधर से ना लग, क्योंकि वो बहुत वीक है। बोन्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। कोई बिल्कुल बॉर्न हुआ बच्चा खड़ा हो जाता है क्या? नहीं, क्योंकि बोन्स बहुत ब्रिटल है। बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टर्डी नहीं है कि वो खड़े रहेंगे तो वो बोन उनकी खड़ी रहेगी, नो। बल्कि राधा वो बोन मुड़ के टूट भी सकती है। इसलिए बच्चे को पूरा 1 साल लगता है ढंग से चलना स्टार्ट करने में। सीखना तो मैं बाद में बोलूंगी, स्टार्ट करने में 1 साल लगता है, क्योंकि बोन्स को स्ट्रॉन्ग होना है। करेक्ट? So चलिए, let's get back to the chapter. Later on, you were given vaccines for typhoid and tuberculosis TT. You might have also heard of pulse polio program for protecting children against polio. This is what I was talking about, advertisements polio के. Through newspapers or television, polio vaccine called oral polio vaccine (OPV) is given to children orally through the mouth at the age of 1.5, 2.5 and 3.5 months, not years. अब ये इन सारे इतने छोटे छोटे बच्चों को ओरल ड्रॉप्स दिए जाते हैं। ठीक है, वो ओरल कुछ तभी तो ये दो बूंद जिंदगी के जो बोलते हैं, वो 2 ड्रॉप्स होते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन के, जो इतने छोटे छोटे मंथ्स के बच्चों को दिए जाते हैं। When a disease carrying microbe, what is disease causing microbes called? They are called, yes, pathogens. When a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight.
एंटीबायोटिक्स नहीं है, एंटीबॉडीज है। हमारी बॉडी कोई भी जो फॉरेन चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर चली गई, फॉरेन बैक्टीरिया, फॉरेन मतलब बाहर से आया है, राइट, नॉट अमेरिका और ये सब, हमारी बॉडी के बाहर, ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज है बेसिकली। हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, कोई फंगाई, कुछ भी घुस गया है, उससे फाइट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है। जैसे सोल्जर्स नहीं होते बॉर्डर पे लड़ने के लिए, ऐसे हमारी बॉडी भी सोल्जर्स बनाती है जो एंटीबॉडीज कहलाती है। ठीक है, एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। इन्वेडर मीन्स जो हमारी बॉडी में घुस गया है, जो बिलोंग नहीं करता हमारी बॉडी को, बट वो घुस गया है। The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. This is a very good line. हमारी बॉडी माइक्रोब्स के लिए जो एंटीबॉडीज बनाती है एक बार, वो इम्यून सिस्टम पहचान लेता है और दोबारा वो एंटीबॉडीज अपने आप बन जाती है, या वो दोबारा माइक्रोब आता है तो वो एंटीबॉडीज हमारे पास ऑलरेडी होती है। मतलब टू फाइट, सो इफ द बॉडी रिमेम्बर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब, तो एक बार एंटीबॉडी बनने के बाद बॉडी तैयार हो जाती है दोबारा फाइट करने के लिए, तो दोबारा वो चीज उतना अफेक्ट ही नहीं करती। इसलिए आपने सुना होगा चिकन पॉक्स एक ही बार होता है लाइफ में, स्मॉल पॉक्स एक ही बार होता है, क्योंकि वो जिस भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई से हो रहा है, वो एक बार बॉडी में घुस गया, ठीक है, अफेक्ट कर दिया, एंटीबॉडीज बन गई, एक बार जो हुआ हुआ, दोबारा अगर वो चीज इन्वेड करेगी बॉडी में तो हमें चिकन पॉक्स नहीं होगा, तो हमारी बॉडी विल फाइट बैक। पर आप बोलोगे कि मैम फिर कोल्ड क्यों हर बार होता है? एक चीज होती है कॉमन कोल्ड, वो कोल्ड का थोड़ा थोड़ा डिवास्टेटेड वर्जन होती है, थोड़ा और सीरियस वर्जन होती है। वो कैसे बार बार हो रहा है? वो होता है वायरस से। वायरस अपनी बॉडी की शेप चेंज करता रहता है। नाउ दिस हैज समथिंग टू डू विद हायर स्टडीज, जो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आपको जब तक पता नहीं चलेगा तब आप रिसर्च करोगे नहीं। वायरस कैसे बार बार होता है? हम घर का ताला लेते हैं, एक ही की फिक्स्ड होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसियों के की से हमारे घर का ताला खुल जाएगा, नहीं। सो देयर इज अ लॉक एंड की सिस्टम एंटीबॉडीज में, और जो इन्वेडर है उनके वो बनाते हैं एंटीजेंस जो हमें इन्फेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी बनाती है सोल्जर्स, एंटीबॉडीज। तो एंटीजन एंटीबॉडी का एक लॉक एंड की सिस्टम होता है। अब वो लॉक का की फिक्स क्यों है? क्योंकि लॉक का जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड है, ठीक है, इसीलिए की का स्ट्रक्चर फिक्स्ड है। वरना हमें की बनवानी पड़ती है ना, ऐसा तो नहीं रैंडम हमने मार्केट से की खरीदी, दूसरे की से लॉक खुल गया। जो चाबी वाले भैया होते हैं वो चाबी बनाते हैं ना उसी स्ट्रक्चर की, उतने ही उसी डिजाइन की, जिस डिजाइन की पहली की होगी या जिससे लॉक खुल जाए। वायरस क्या करता है? अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी लॉक नहीं हो पाते, तो इसलिए हमारी एंटीबॉडीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस के टूवर्ड्स, जो कॉमन कोल्ड कर रहे हैं, एंटीबॉडीज को अपनी मतलब बार बार वो उसको नया प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि वो वायरस हर बार एक नए रूप में हमारी बॉडी में घुस जाता है। सो साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जब मैं पढ़ाती हूँ ना ये चीजें, मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि साइंस इतना वास्ट है और इतना ब्यूटीफुल है रादर की, मतलब इट एवरी टाइम इट सरप्राइजेस मी विद समथिंग और द अदर। ठीक है, चलिए लेट्स गेट बैक टू द स्टडी एंटीजन एंटीबॉडी। ये वायरस का आप गूगल भी करेंगे आपको पता चलेगा। इसलिए हमें कोल्ड बार बार होता है और चिकन पॉक्स एक ही बार होता है, क्योंकि चिकन पॉक्स जिस एजेंट के थ्रू हो रहा है वो अपनी स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, the antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes. This is how a vaccine works.
Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. So vaccine is a suspension of a disease producing microbe which is killed or weakened so that the suspension will not cause disease. वैक्सीन बनता कैसे है? जैसे कोई माइक्रोब है वो बिल्कुल ऐसे मरे हुए से स्टेट में कि अब वो अफेक्ट नहीं कर सकता, पर वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारी जो इम्यून सिस्टम वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, और उसकी एंटीबॉडीज एक बार प्रोड्यूस हो गई वो हमारी बॉडी में हमेशा रहेगी। तो इसलिए स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो और ये कॉलेरा ये सब वैक्सीन से ठीक होते हैं। हमारी बॉडी में ऑलरेडी इनकी एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगर इनकी वैक्सीन हमने ली है तो ठीक है। तो जो कोरोना वैक्सीन भी हमें मिली थी वो यही थी, वायरस का एक डीएक्टिवेटेड फॉर्म था रादर, जो हमें कोरोना नहीं कर सकता, पर क्योंकि वो वायरस है, वो एक फॉरेन बॉडी है हमारी बॉडी के लिए, इन्वेडर है, तो हमारी बॉडी तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई, अब एक्टिव वायरस आएगा तो हमारे पास सोल्जर्स ऑलरेडी रेडी है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीन, ठीक है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? Animals and plants need nitrogen, the gas that makes up 70% of the air. Some bacteria and blue-green algae are not the only organisms that can take nitrogen from the air. Okay. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, 70% ऑफ द एयर, हमारे आसपास जो एयर है उसका 78% तो नाइट्रोजन ही है। पर कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे आपने 6th-7th में पढ़ा होगा कि प्लांट्स नाइट्रोजन हवा में से नहीं ले सकते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, उनको एक स्टेट में चाहिए होता है नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स करते हैं। अगेन बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, तो हमने पढ़ा था सिम्बायसिस, हमने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया और लाइकेन्स पढ़ा था हमने। तो ये सारी चीजें हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कर रहा है, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या फायदा हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन का? जैसे राइजोबियम है, वो प्लांट के रूट्स में है, रूट नोड्यूल्स में, मतलब राइजोबियम के नोड्यूल्स ऐसे गट्ठे गट्ठे हैं रूट्स में प्लांट के। तो राइजोबियम को क्या है, जगह मिल रही है रहने को और न्यूट्रिएंट मिल रहा है रूट्स में से, और रूट्स को और प्लांट को क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो उसको कन्वर्ट कर रहा है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट इनटेक कर सकता है। गॉट इट? क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, microbes like bacteria and fungi bring about the decay of dead plants and animals both on land and in water. Cleaning the environment basically वो है ना, जैसे मैंने केला खाया छिलका फेंक दिया, तो है तो वो गंदगी करना ना, पर अगर उसी में मिट्टी है और डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स उसमें बन रहे हैं तो वो केले का छिलका 10 दिन में गायब हो जाएगा, वो जगह क्लीन हो जाएगी, और उससे फायदा क्या होगा, जो छिलका है वो मिट्टी में मिल गया, वो न्यूट्रिएंट बन गया एक मेरे सॉइल के लिए, और उसके बाद मैं उस सॉइल से मैन्योर बनाऊंगी और मैन्योर से मैं करूंगी एग्रीकल्चर। तो एनवायरनमेंट क्लीन भी हो गया और एग्रीकल्चर में भी मदद हो गई। गॉट इट? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अभी तक तो हम एज फ्रेंड्स पढ़ते हैं, अब हम एज फो पढ़ेंगे, एनिमीज। हार्मफुल कैसे है? It was not until 1865 that science was able to prove that microbes were the cause of disease. It was Louis Pasteur who first stated the germ theory of disease. मतलब 1865 तक, जब तक लुइस पास्चर ने हमें जर्म वाला एक टर्म नहीं दे दिया, तब तक हमें पता ही नहीं था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हमें डिसीज कॉज कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिसीजेस रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स, जैसे स्कर्वी हो गया, कवाशी ऑर्कर हो गया, मरासमस हो गया, ये सब विटामिन की डेफिशिएंसी और मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज है। मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ मलेरिया, टाइफाइड, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। गॉट इट? सो हमें पता ही नहीं था कि जो माइक्रोब्स है वो कर रहे हैं। फिर लुइस पास्चर ने टर्म दिया जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज।
A number of microorganisms causing diseases in humans and plants and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. So this term was coined by, मतलब given by Louis Pasteur, कि जो डिसीज कॉज कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एनिमी, उन्हें हम बोलते हैं पैथोजेंस. गॉट इट? क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, डिसीज कॉज कर रहे हैं. ओके. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. लेदर कैसे खराब कर रहे हैं? क्योंकि लेदर बेसिकली एनिमल स्किन से बनता है, और एनिमल तो लिविंग थिंग है ना. तब तक तो एटलीस्ट वो एनिमल जिंदा था जब तक हमने वो स्किन एक्सट्रैक्ट नहीं किया. अब स्किन भी एक्सट्रैक्ट कर लिया तो वो स्किन डेड और डिकेइंग मैटर हो गई, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, क्योंकि डेड और डिकेइंग मैटर में भी तो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं ना. ओके. Let us study more about their harmful activities. Disease causing microorganisms in humans. Humans के अंदर जो है, pathogens enter our body through air we breathe, the water we drink और the food we eat. यही तीन सोर्सेज है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में है, वाटर में है, सॉइल में है. अब हम मिट्टी नहीं खाते, पर मिट्टी में उगी हुई सब्जी और फ्रूट्स तो खाते हैं. तो इनडायरेक्टली सॉइल से हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर रहे हैं. इसलिए बोला जाता है कि वॉश द फ्रूट केयरफुली, वॉश द वेजिटेबल्स केयरफुली. राइट. अब आप बोलोगे ना, वॉश करने से बैक्टीरिया थोड़ी ना चला जाएगा. एग्जैक्टली इसीलिए हम कुछ जो हमारे वेजिटेबल्स है उनको हम रॉ नहीं खाते. कुछ कुछ वेजिटेबल्स है जो पक सकती है, हम उन्हें पका के ही खाते हैं. पक के तो बैक्टीरिया मर जाएगा. Got it? They can also get transmitted by direct contact. कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अब देखिए कोरोना कैसे फैला था, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, और फिर ऐसे सैकड़ों को फैल गया, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे थे. मतलब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बगल में खड़े हो और वो ब्रीथ भी कर रहे हैं ना, तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि दे आर रिलीजिंग द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द एयर. गॉट इट? वो स्नीज कर रहे हैं, वो जर्म्स. आप इन्फेक्टेड नहीं, आप किसी नॉर्मल पर्सन की स्नीज के सामने भी नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि वो जो सलाइवा बाहर आ रहा है उसमें जर्म्स है बहुत सारे. स्नीज का भी एक रीजन होता है टू गेट द जर्म्स आउट ऑफ योर बॉडी थ्रू सलाइवा. हर चीज का एक रीजन, जैसे बर्प्स का रीजन होता है, फार्ट का रीजन होता है, ऐसे स्नीजिंग का भी रीजन होता है. गॉट इट? तो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन का स्नीज भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो इन्फेक्टेड तो सोचिए कितना डेडली है. Communicable diseases, those which are passed from one infected person to another, is called communicable diseases. When you communicate with the person who is infected, you get the disease from them, and that disease is called communicable disease. See, everything is correlated in science. Okay. एग्जाम्पल कॉलेरा हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, एंथ्रेक्स एंड मलेरिया. Diseases like common cold spread through air when an infected person suffering from common cold sneezes. Some insect and animals act as carriers of disease-carrying microbes. अब आप कहोगे ना कि मलेरिया मच्छर के काटने से हो रहा है, तो मच्छर के काटने से इसीलिए हो रहा है क्योंकि मच्छर के अंदर वो मलेरिया का पैथोजन है, वो प्रोटोजोन है मलेरिया का इसके मच्छर के अंदर. अब उस प्रोटोजोन की सबसे डिफरेंट बात क्या पता है? मैं खास तो नहीं बोलूंगी क्योंकि वो एनिमी है. डिफरेंट बात पता है क्या है? उस प्रोटोजोन की आधी लाइफ साइकिल मच्छर के अंदर होती है, आधी लाइफ साइकिल ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है. सोचो, अगर वो मच्छर हमें काटे ही नहीं तो वो प्रोटोजोन मच्छर के अंदर ही रहेगा, हम तक नहीं पहुंचेगा. पर काट गया तो फिर मलेरिया होना ही है. और ऐसा नहीं है कि कोई भी मच्छर काट गया तो मलेरिया हो गया. ऐसे तो पता नहीं, शायद मच्छरों को मार ही देना चाहिए या फिर बिल्कुल ओडोमॉस से नहाना चाहिए, ऐसा नहीं.
सिर्फ फीमेल एनोफिलीज के काटने से मलेरिया होता है, क्योंकि सिर्फ फीमेल एनोफिलीज के बॉडी के अंदर ही वो मलेरिया का प्रोटोजोन सरवाइव करता है, और फीमेल, मेल नहीं, मेल मच्छर आपको कभी नहीं काटेगा। तो बेसिकली अगर बोले ना मच्छर काटे तो मच्छरिया काटती है, बट मच्छरिया हम बोलते नहीं है, तो जनरल टर्म हम बोलते हैं मच्छर काट गए। सिर्फ फीमेल एनोफिलीज काटेगी तो ही मलेरिया होगा, वो भी उसके अंदर पैथोजन होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हर फीमेल एनोफिलीज के अंदर प्रोटोजोन भी हो, बाय चांस की बात है। तभी हम बोलते हैं कि बाहर पानी जमा ना होने दो, क्योंकि गंदगी में मच्छर बनते हैं तो फिर वो इन्फेक्ट भी करेंगे, ठीक है। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Okay. This mosquito carries the parasite of malaria. One more carrier is the female Aedes mosquito, which causes dengue. ये आपको लाइफ टाइम याद रखने वाली चीज है। फीमेल एडीज डेंगू कॉज कर रही है और फीमेल एनोफिलीज मलेरिया, दोनों फीमेल है क्योंकि मच्छरिया ही खून पीती है हमारा। मस्कीटोज ब्रीड इन वाटर, उनको चाहिए गंदा रुका हुआ स्टेबल पानी, स्टैग्नेंट वाटर। सो वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट एनीवेयर। ये है कुछ हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स जिसको आप रीड करेंगे, बहुत इजी है। ह्यूमन डिसीज, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो। ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी बोलते हैं वो बैक्टीरिया से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। ये होते हैं ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, मीजल्स, चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस। ये सारे एयर, जनरली एयर या पर्सनल कांटेक्ट या एयर और वाटर बोर्न डिसीजेस बोलते हैं, ठीक है। और हमारे हैं कॉलेरा, टाइफाइड, बैक्टीरिया, और क्या है वाटर एंड फूड। तो हमें क्या करना था, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटरी हैबिट्स। कॉलेरा और टाइफाइड के लिए बेसिकली हमारे सैनिटरी हैबिट्स बहुत क्लीन होने चाहिए, मतलब वॉशरूम्स बहुत क्लीन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि गंदे वॉशरूम्स को हम यूज करें, क्योंकि उसमें ये बैक्टीरिया होंगे जो कॉलेरा और टाइफाइड कर देते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, ये वायरस से होता है, ये वाटर बोर्न डिजीज है, मतलब वाटर गंदे पानी के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और वैक्सीनेशन। अब ऐसा मतलब नहीं कि मैं आपको बोलूं सुबह से रात तक आप बॉइल्ड वाटर पियो, नहीं, आप तो मिनरल वाटर पियोगे। जैसे कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास मिनरल वाटर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, हमें टैप वाटर पीना पड़ रहा है, तो उसको बॉइल करके पीजिए। ऐसे ही नहीं सीधे नल के नीचे ग्लास रख के पानी निकाल के पी लिया, उसको बॉइल करिए, उसके अंदर जो वायरस बैक्टीरिया जो भी होंगे उसको मर जाने दीजिए, फिर पीजिए। गॉट इट। सो ऐसे आप टेबल को पढ़ लीजिएगा। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अब सिर्फ हम अपनी बात नहीं, एनिमल्स में भी बहुत कुछ होता है, प्लांट्स में भी होते हैं, ठीक है। जैसे वायरसेस कॉज फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल, जो कैटल है, जो गाय भैंस है, उनमें माउथ डिसीजेस हो जाती हैं वायरस के थ्रू। एनिमल्स में भी हमारे बहुत डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, जैसे सिट्रस कैंकर, ये एक डिसीज है जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। ये देखिए ये सड़ने लगा है, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन होने लगा है। ये बेसिकली सिट्रस कैंकर, मतलब सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू और इन सब चीजों में होगा। रेस्ट ऑफ व्हीट फंगाई, एयर सीड्स, येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी वायरस, भिंडी पीली पीली भिंडी हो जाती है, भिंडी में भी ऐसे छेद हो जाते हैं, उसमें भी कीड़े घुस जाते हैं, तो वो भी और दूसरे वायरसेस या बैक्टीरिया को इंसर्ट कर देंगे भिंडी में। फूड पॉइजनिंग, हम बोलते ना हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब कोई पॉइजन, कोई जहर तो खाता नहीं है। फूड पॉइजनिंग तब होती है जब आपने गलत फूड खा लिया, गलत एज इन खराब फूड, जिसमें जो ऑलरेडी जिसमें मतलब जैसे अगर सपोज ब्रेड में मोल्ड्स लग जाती है और गलती से हम वो ब्रेड खा गए जिसमें फंगाई था, अब हमारी बॉडी में फंगस जाएगा तो प्रॉब्लम तो होगी, तो हो सकता है वो हमारा पेट खराब हो जाए, हमें वॉमिटिंग हो जाए, तब कहलाता है फूड पॉइजनिंग। जब आपने कुछ ऐसा फूड खा लिया है जो मे बी इन्फेस्टेड हो डिसीज कॉजिंग से। You may have read in newspaper and reports about children falling sick and vomiting after eating the lunch provided at the school. So
what is food poisoning? Food poisoning is due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. If food is not preserved properly, it can lead to poisoning. Got it? इसलिए हम बोलते हैं कि सड़क पे कोई भी ऐसे सामने ठेल वेल हो वो खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट मेंटेनिंग द हाइजीनिक कंडीशंस। ठीक है, जो कंडीशंस हमें चाहिए हाइजीन मेंटेन करने के लिए वो नहीं होते हैं। व्हाट इफ उन्होंने हाथ नहीं धोया, गंदे हाथ से खा रहे हैं। व्हाट इफ उनकी जो प्लेट है वो ढंग से धुली हुई नहीं है। व्हाट इफ वो चीज नीचे गिर गई थी, उन्होंने बस उठा के ऐसे झाड़ के वापस से हमें खाने को दे दिया। कुछ भी कंडीशंस हो सकती है ना, आपको तो नहीं पता। तो कितने माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज उसमें होंगे जो डिसीज कॉज कर सकते हैं। फूड प्रेजर्वेशन, अब हम कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम फूड प्रेजर्वेशन के लिए भी यूज करते हैं। हाउ डू वी प्रेजर्व कुक्ड फूड एट होम? फूड प्रेजर्वेशन, हाउ डू वी प्रेजर्व कुक्ड फूड एट होम? अब हम कह रहे हैं हमें फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, तो फूड फिर हमें सही खाना है। अब कभी कभी घर पे ऐसा होता है कि खाना बहुत ज्यादा बन गया है, या आप देख लो अचार जो है मार्केट से वो थोड़ी ना डेली बन रही है, वो तो एक बार बन गई ना कुछ महीनों तक चलेगी, तो बेसिकली वो प्रिजर्व्ड फूड है। कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड ओडोर एंड बैड टेस्ट। जो खाना सड़ जाता है उसमें से बदबू आती है, उनका कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट भी बेकार हो जाता है। तो उससे क्या होता है? बैड स्मेल है, टेस्ट बदल गया, न्यूट्रिटिव वैल्यू अफेक्ट हो गई है। अब जो खाना सड़ गया उसमें क्या ही प्रोटीन बचा होगा, सारा प्रोटीन तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म कर गया, कलर चेंज हो गया। तो फूड प्रिजर्वेशन इज द आंसर टू प्रिवेंट इट्स स्पॉइलेज। अगर हम उसे बचा ले, प्रिजर्व करके रखे, तो ये खाना सड़ने से बच जाएगा। रिड्यूसेस फूड वेस्टेज, ठीक है, वेस्टेज भी कम होगी। इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड स्टफ, न्यूट्रिटिव वैल्यू रिटेन रहेगी, फूड अवेलेबिलिटी रहेगी। अब जैसे हम आता है ना मैगी का वो पास्ता, इंस्टेंट पास्ता का पैकेट आता है, तो दैट इज प्रिजर्व फूड। उसको बस बॉइलिंग वाटर में डालो और वो पास्ता बन गया। तो ये पैकेट हम उन लोगों को दे सकते हैं जो लोग बहुत ट्रैवल करें, जिनके पास खाना ले जाने की कोई जगह नहीं है या खाना मिल नहीं रहा, मार्केट से हमने पास्ता का पैकेट ले लिया। ठीक है, अब जैसे ड्राउट और ये वाले एरिया में होता है, जो फ्लड आ गया या ये आ गया, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो उनके लिए अगर ऐसा फूड अवेलेबल करा दे तो बहुत हेल्प हो जाती है। एक होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इंक्लूड चेकिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स बाय यूजिंग सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स। तो अचार में बेसिकली भर भर के ऑयल इसलिए होता है ताकि जो आम का अचार है वो उसमें माइक्रोब्स ना आए। तो ऑयल की वजह से माइक्रोब्स नहीं आते या सॉल्ट की वजह से नहीं आते। और आपने देखा होगा जैम भी होता है, तो शुगर की वजह से भी माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होता। प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिवेंशन बाय शुगर, प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो ये तो बहुत ही कॉमन चीज है, तो हम डेली लाइफ में देखते ही है। जैम है और सॉल्ट है और विनेगर है अचार में और ऑयल है अचार में। तो इन सब की वजह से माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होता है। तो जब ग्रोथ ही नहीं होगा तो फिर हमारा फूड तो बच गया ना। गॉट इट? हीट ट्रीटमेंट्स, हीट ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। बॉइलिंग, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर गिविंग इट टू यू। जैसे मार्केट से दूध आता है, मम्मी फटाफट से पहले बॉइल करती है, फिर उसके बाद वो ठंडा होगा, फिर फ्रिज में रखेंगे, तब जाके उसमें से शेक बनेगा या कोल्ड कॉफी बनेगी, है ना। Smoking, another method for dehydrating the food items such as meat, fish, etc. In this method, the food items made into pieces are dried with heat and smoke on the fire lit below. Okay, हम तो ना चिकन, ग्रिल्ड फिश और वो, तो हम उसको सेक लेते हैं, हम उसको थोड़ा स्मोक दे देते हैं, तो उसकी हीट से ही माइक्रोब्स मर जाते हैं। सन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, हम होता है मम्मी मिर्च सुखा रही है, दादी मिर्च सुखा रही है, छत पे बहुत सारी मिर्च सूख रही है। अगर आपके घर में नहीं तो जनरली टीवी में आपने मूवीज और इन सब में देखा होगा कि धूप में आलू के पापड़ बन रहे हैं और चिप्स बन रही है और मिर्च सूख रही है। तो वो क्या है बेसिकली, वो उसके माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं, डिहाइड्रेट कर रहे हैं। माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए चाहिए मॉइस्चर। अगर हम धूप में सुखा रहे हैं तो मतलब उसका जितना भी मॉइस्चर है वो सब उड़ जा रहा है,
सब सूख जा रहा है, तो सूखी हुई चीज में तो माइक्रोब्स कभी लगेंगे ही नहीं। गॉट इट? फिर पैस्चराइजेशन। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. मतलब ये पैस्चराइज एक पैस्चराइज्ड मिल्क मिलता है मार्केट में जो ऑलरेडी ट्रीटेड है, मतलब बॉईल करा गया है, फिर वो ठंडा हो गया है, फिर वो प्रिजर्व किया गया है ताकि आप उसको कभी भी कंज्यूम कर सकते हो, आपको इंस्टेंट बॉइलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कोल्ड ट्रीटमेंट सच एज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा इन आवर रेफ्रिजरेटर। अब क्यों हम फ्रिज में सब्जियां रखते हैं? क्योंकि ठंडी जगहों में माइक्रोब्स नहीं होंगे। स्टोरेज एंड पैकिंग, अब एयर टाइट पैकिंग करते हैं कि हवा भी ना चले, हवा भी ना घुसे उन चीजों में। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स में, एयर में भी तो माइक्रोब्स है। गॉट इट? देन है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, जो प्लांट्स नहीं यूज कर पा रही है, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ता है। माइक्रोब्स जो हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया है रूट में, वो नाइट्रोजन फिक्स करे उस नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जो प्लांट्स इनटेक कर ले। सो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये तो बहुत इजी है, तो आप रीड कर सकते हैं। अब आते हैं नाइट्रोजन साइकिल। देयर इज अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन इन आवर एटमॉस्फेयर व्हिच एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म N2 and this is not accepted by plants and animals. So it is important component of proteins, nucleic acids, chlorophyll. प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बिकॉज प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। सो दिस हैज टू बी कन्वर्टेड लाइक नाइट्रेट्स में। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो प्रेजेंट होती है वो कन्वर्जन कर रही है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म, इट इज टेकन बाय रूट सिस्टम एंड द एनिमल्स। These compounds are used for synthesis of plant proteins and other compounds. Animals in turn get these proteins from plants and produces on which they feed. ओके, पर ये चेंज कैसे होता है? हम बोल रहे हैं फिक्स हो रहा है, पर वो फिक्स हो कैसे रहा है? बेसिकली नाइट्रोजन जो एयर में है, ठीक है, बैक्टीरिया उसे कन्वर्ट करे नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। और नाइट्रोजन बेस्ड फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ uptaken by plants food, nitrogen fixing bacteria, blue green algae, lightly fertilizers. Okay, तो बेसिकली क्या साइकिल है? नाइट्रोजन हवा में है, उसको हमें यूज करना है किन किन चीजों में? प्रोटीन बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, प्लांट्स को देने में। तो जो सॉइल में जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज कर रहा है, वो प्लांट्स में जा रहा है, प्लांट्स से हमें फूड मिल रहा है, मतलब उस फूड में नाइट्रोजन आ रहा है। कुछ एनिमल्स डायरेक्टली उस प्लांट को खा लेते हैं, उनको नाइट्रोजन मिल रहा है, ठीक है। फिर उस नाइट्रोजन से हमारा फर्टिलाइजर्स भी बन रहा है डेड और डिकेइंग प्लांट से। नहीं तो हम नाइट्रेट्स केमिकली भी कन्वर्ट करके फर्टिलाइजर्स बना लेते हैं। सो ये है बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट्स में, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू, और फिर वो कंजम्पशन में जा रहा है और वापस से सब कुछ वापस हवा में चला जा रहा है, क्योंकि डेड और डिकेइंग मैटर से भी तो नाइट्रोजन निकल रहा है, दैट इज एक्सपोज्ड टू एयर अगेन। So this was the chapter about microorganisms, friends and foe. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो बहुत जरूरी है। उससे पहले आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चैप्टर की, जो रीड करे बिना नहीं आएगी। तो आप रीड करिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं आगे का कंटिन्यू करने के लिए। बाय।